हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका हिंदी का रहेगा। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर में वर्णमाला, आपको वर्णमाला तो पता ही होगा, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी वर्णमाला के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम आसानी से नहीं कर पाते, जिन्हें हम करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। फ्रेंड्स, अगर आज हम इस तरीके से इस वर्णमाला को सीखेंगे कि आप लाइफ में कभी भी भूलने वाले नहीं हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वर्णमाला के स्वर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपका न बने तो आप मुझसे कहना, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके हमें इसका फीडबैक दे सकते हैं कि आपके साथ अच्छा हुआ या आपको बिल्कुल से समझ में आया है अथवा नहीं आया है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये मैं बिल्कुल से दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ कि आप सिर्फ ये एक वीडियो ही देखेंगे और आपसे कभी भी बनने वाले कोई भी आपसे वर्ड हो, कंठ तालु, ओष्ठ, ऐसे कोई भी वर्ड हो, आपसे विभ्रत, समविभ्रत, संयुक्त स्वर, कोई भी स्वर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपसे निकलने वाला नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये पहला नंबर पार्ट नंबर फर्स्ट रहेगा स्वर का। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे व्यंजन को। तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में ये वर्णमाला आखिर होती क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर में ये वर्णमाला जो अक्षर है ये हमें दिखाई देते हैं, आखिर में ये अक्षर आए कहाँ से हैं, इनका कोई जन्मदाता रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इनके जन्मदाता थे पाणिनि, महर्षि पाणिनि थे। इन्होंने वर्णमाला की खोज की, मीन्स इन्हें कुछ वर्ड सुनाई दिए जो ध्वनि के रूप में थे, इन्हें उनको एक रूप दे दिया। बात करते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी हमसे वर्ड की उत्पत्ति का क्रम भी पूछ लिया जाता है कि आखिर में वर्ड की उत्पत्ति का क्रम क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बता दें कि आपका जो वर्ड का उत्पत्ति क्रम रहता है वो फ्रेंड्स आपका सबसे पहले ध्वनि होगी, ध्वनि से आपका मिलेगा वर्ड, और वर्डों के समूह से कोई भी वर्ड आपके लिख के दे दिए जाए तो वो बन जाते हैं आपके शब्द, उसी से बनता है वाक्य, और सबसे बड़ी होती है हमारी भाषा। बहुत सी वाक्यों से मिलकर हमारी बनती है भाषा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ वर्णमाला, आखिर में वर्णमाला किससे कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी व्याकरण में के अनुसार कुल वर्णों की कितनी संख्या है। तो फ्रेंड्स, आपने कहीं कहीं 48, 47 ये आपको पढ़ने में भी आता होगा, लेकिन अब आपको सही बताएं तो हिंदी व्याकरण में कुल 52 ही वर्ड हमारे होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर में ये वर्णमाला तो हमें मिल गई, इस वर्णमाला को कुछ भागों में भी बांट दिया गया। अब बांट क्यों दिया गया, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ तो वर्ड ऐसे थे जो हम आसानी से बोल सकते थे, कुछ वर्ड ऐसे थे जिन्हें हम आसानी से नहीं बोल सकते थे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वर्डों के भेद की। अब जब वर्ड के भेद की बात करें तो फ्रेंड्स, वर्ड के अगर भेद आपसे पूछा जाए आपसे कि मुख्य भेद, मूल भेद या रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, तो फ्रेंड्स आपको आंसर करना है 2 भेद होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कुल अर्थानुसार या व्युत्पत्ति के आधार पर, तो वो होते हैं आपके 3 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से यहाँ देख लें और अपनी कॉपी में भी नोट करते जाएं कि आखिर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे 2 और कौन कौन से 3 होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपका जो बात की जाए कि हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के भेद तो 2 होते हैं, स्वतंत्र और अस्वतंत्र ध्वनियाँ। स्वतंत्र और अस्वतंत्र ध्वनियाँ, स्वर, व्यंजन, हम इनको भी जानेंगे कि आखिर में स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो स्वर होते हैं वो आपके स्वर आपके स्वतंत्र रूप से मुख से, मानव मुख से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब बात आती है आखिर में ये तीसरा, ये कहाँ का है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये आपका संस्कृत का है। आपने देखा होगा कि अयोग भाव में आपके 2 आते हैं, एक तो आपका आता है अंगा और एक आता है आपका ये वाला करके। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही वर्ड हमारे संस्कृत से आए हैं, ये हिंदी के नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में कुल भेद, तो आपको इसको भी लगाना होगा, क्योंकि संस्कृत ही आदि जननी है, मीन्स इसकी माता की माता की माता है। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं आखिर में स्वर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ स्वर वे होते हैं जो ऐसे वर्ड जो मानव मुख से स्वतः उच्चारित होते हैं। स्वतः का मतलब है कि इन्हें आपको बोलने में बिल्कुल से ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप बोलेंगे तो अ इ उ री ए ऐ ओ औ अंगा, इनको अगर आप बोलेंगे तो आप मानव मुख से आसानी से बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर में क्या स्वर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बिल्कुल से तैयार रखनी है कि स्वर को ही मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्रा आपकी कोई व्यंजन नहीं होती, आपकी स्वर ही एक
प्रकार की मात्रा आपकी होती है। अब बात करें कि मानव मुख के अनुसार आखिर में स्वरों का जो वर्गीकरण है वो कैसे कैसे किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपका जो कंठ, आपको पता होगा कि आपका अगर मानव मुख है, आपने यहाँ देखा होगा, जब आप थंबनेल पे देखा होगा तो आपको एक मानव मुख यहाँ दिखाई दिया होगा। आप अपने वर्ड से खुद से देख लीजिए। फ्रेंड्स कंठ जो बात करते हैं, ये कंठ का मतलब ही होता है हमारा गला। अब बात करें कि आखिर में जब हम वर्ड बोलते हैं तो हमारे जो 5 इंद्रियां होती हैं, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, ये सारे कुछ आपसे जीवा, ये दंत, ये सारे कुछ आपके यूज होते हैं किसी भी वर्ड में, लेकिन जिस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़े वही उसका आंसर होता है। आप अपने आप से खुद से बोलिएगा कि अ, आ, अंघा। जब आप इनको बोलते हैं तो आपके कंठ मतलब गले पर ही ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो इससे आपका ये हो जाएगा कंठ। क्योंकि आपकी जो वर्णमाला होती है, इस वर्णमाला के हम 11 अक्षरों को पढ़ के देख लेंगे। हमारे पेपर में इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। अगर वो पूछेगा कि कंठ कौन सा है तो हम पढ़ के देख लेंगे। जौन से वर्ड को प्रेशर हमें गले से मिले तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं फ्रेंड्स हम आपके तालु की। तो तालु आपका होता है ई, ठीक है। इनको भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ई पर ही आपका बोध पड़ेगा। ऐसे ही आपका ओष्ठ होता है उ ऊ, क्योंकि ये बिल्कुल से ओष्ठ की बनावट ही हमें बिल्कुल से चेंज करनी पड़ती है। बात करते हैं मूर्धा की। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको याद करना पड़ेगा, री, ये मूर्धा से आपका बोला जाता है। चलिए अगला है हमारा दंत। तो फ्रेंड्स आपके दंत में कोई स्वर नहीं होता, इसमें व्यंजन ही आते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं हम कंठतालु और कंठोष्ठ की। आखिर में ये कंठतालु और कंठोष्ठ कैसे पढ़ा, इसकी हम जानकारी आपको आगे दे देंगे। जब हम संयुक्त स्वर आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इन सबको डिस्क्राइब कर देंगे कि आखिर में इनका कंठतालु और कंठोष्ठ कैसे नाम पड़ा। अगली बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण में हम स्वरों की बात करें। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदी व्याकरण में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आपके जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है आपकी 11। जब बात करें कि हिंदी व्याकरण में कुल स्वरों की संख्या की बात की जाए तो फ्रेंड्स 11 ही होते हैं। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि लेखन के अनुसार, तो फ्रेंड्स लेखन के अनुसार आपकी हो जाती है 13, और 13 से ज़्यादा आपके कभी भी कोई स्वर नहीं होते। आप इनको बिल्कुल से याद रखिएगा। आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से इतनी सी तैयार करके चलनी है। जब कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए हिंदी व्याकरण के माध्यम से तो होती है आपकी 11, लेकिन अगर यही बात संस्कृत में पूछी जाए तो आपके होते हैं 9, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है। अगली बात करें कि हिंदी व्याकरण में लेखन के अनुसार, तो लेखन के अनुसार आपका होता है 13। 13 कौन से होते हैं आपके 11 ये, और इन्हीं में आपके 2 वर्ड नहीं रखे जाते जिन्हें हम अंग और अंगा कहते हैं। जब ये नहीं रखे जाते हैं तो यही हमारे 2 और बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर में ये अगला जो वर्ड दे रखा है कि मात्रा के अनुसार ये 10 होते हैं। आखिर में इसका क्या मतलब है कि वाकई में मात्रा के अनुसार 10 होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपके जो भी मात्रा होती है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो मात्रा है, जैसे आपकी आ, ई, आप जब इनकी मात्राएं निकालते हैं तो आपको पता होगा कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये स्वतः ही उच्चारित होता है। तो जब इसकी कोई मात्रा नहीं होती है तो इसीलिए फ्रेंड्स हम इस वर्ड को हम कहते हैं क्या, अदृश्य स्वर। तो आपको ये भी तैयार करना है कि अदृश्य स्वर किसे कहते हैं, छोटे आ को हम कहते हैं अदृश्य स्वर। तो आपको पता चल गया होगा कि मात्राएं हमारी होती हैं 10। अगली बात करते हैं हम आखिर में, जैसे हमने वर्णमाला के भेद पढ़े थे ऐसे ही अब बात करते हैं स्वरों के भेद की, क्योंकि हमारे स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। अब इन 11 स्वरों को भी कई भेदों में बांटा गया है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स स्वरों के भेद की। जब बात की जाए आपसे स्वरों के भेद की तो मुख्य आपके होते हैं 2, कौन कौन से, लघु और द्विमात्रिक। अगर बात की जाए कुल, तो कुल आपके होते हैं 3, ठीक है। तो आपके कुल 3 में आपका जो तीसरा बढ़ जाता है वो आपका ये वाला बढ़ जाता है प्लुत स्वर, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ आ जाते हैं। हमने आपको बताया था कि आखिर जो आपके कुल स्वर हिंदी में होते हैं वो आपके जो स्वर हैं वो 11 ही होते हैं। अब बात करें आखिर में इनको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भाग हैं, सबसे पहले 2 भाग जानेंगे, फिर हम कुल में तीसरा भाग भी जानेंगे। तो आपका पहला होता है लघु, दूसरा होता है ह्रस्व और तीसरा होता है एकमात्रिक। एकमात्रिक का मतलब है फ्रेंड्स कि ऐसे स्वर जिनको पढ़ने में बिल्कुल से कम समय लगे, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण काल दीर्घ स्वर, मतलब कुल मिला के इनका आपका जो उच्चारण काल है जो बिल्कुल से आपको पता ही नहीं चलेगा और ये वर्ड आपसे भूल जाएंगे। जैसे कि आप बोल के देखिए अ, इ, उ, रि, इनको बोलने में आपको बिल्कुल से भी समय नहीं लगने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लघु, ह्रस्व और एकमात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है तो वो आपकी होती है 4, ठीक है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है कि द्विमात्रिक, दीर्घ और संयुक्त स्वर। आखिर में ये क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये आपका जो द्विमात्रिक, दीर्घ और संयुक्त स्वर होता है,
इनका जो उच्चारण काल है वो लघु स्वर, मतलब ये जो स्वर होते हैं इनसे अधिक होता है। अधिक का मतलब अगर हम अधिक की बात करें तो अगर ये छोटे लिखे हैं तो इसमें ये बड़े वाले होंगे। जैसे आपको देखा होगा, आपने देखो यहाँ पर आपका बड़ा, बड़ी, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आखिर में ये क्यों रखे गए हैं, इनकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। तो आपके द्विमात्रिक दीर्घ या संयुक्त स्वर की बात करें तो वो होते हैं आपके 7 ठीक है। तो हमारे ये 11 के 11 स्वर हो चुके हैं। अब अगली बात करते हैं, आखिर में ये जो द्विमात्रिक स्वर और दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर होते हैं, इनसे भी हमसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हमसे पूछ लिया जाता है कि आखिर में ये मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं। मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ का मतलब है ये वास्तव में मूल दीर्घ ही हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये जो आपके 4 हैं ये इन्हीं का रूप है, इन्हीं का, इनसे ही ये बने हुए हैं। तो इसलिए इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मूल दीर्घ स्वर देख लीजिए। मूल दीर्घ स्वर वो होते हैं जो कि हमारे ह्रस्व के, जो आपका लघु होता है, इन्हीं के बड़े रूप होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए री की, तो फ्रेंड्स री की एक बड़ी री होती है, इस तरीके से बनती है, ये हमारी संस्कृत में प्रयोग होती है, इसका हिंदी में कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसका बड़ा यहाँ नहीं बनाते हैं। तो इसलिए हमारे जो मूल दीर्घ स्वर हैं वो हमारे हो जाते हैं 3। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारे हो जाती है 3। अब बात करते हैं आखिर में संयुक्त स्वर। संयुक्त से आपको पता चल रहा होगा, संयुक्त मतलब मिलावट, मिलावट मतलब मिले हुए। आखिर में मिले हुए कौन से हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स कि आपका जो ए होता है ये आपका आ प्लस ई से मिलकर बनता है। अब हम आपको बताएं कि आपके ये जो स्वर का उच्चारण स्थान है ये कैसे चेंज हुआ। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि आ आपका होता है कंठ और ई आपका होता है तालु, तो ये दोनों से मिलकर आपका बना है अय। ए, तो ए का आपका हो जाएगा कंठ तालु, ऐसे ही आपका अय का आ और ई मिलके आपका ये भी हो जाएगा आपका कंठ तालु। ये आपका आ और ऊ कंठ और ओष्ठ, तो ये हो जाएगा आपका कंठोष्ठ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें आपको कहीं कहीं किसी बुक में जो अपवाद दे रखे होंगे उनको भी हम यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं। आप यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स कि आपको यहाँ अय का रूप दे रखा है आ प्लस ई, लेकिन आपको कहीं कहीं आपको देखने को इस तरीके का भी मिल सकता है, जैसे कि आपको कहीं देखने को मिलेगा कि आपकी ये लिखी होगी अय, अय का आपको रूप यहाँ देखने को मिलेगा अ प्लस ए। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपको इस तरीके से इसका एक रूप देखने को मिल जाए तो ये भी हमारा बिल्कुल से सही होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि इसका एक और रूप जो होता है वो हमें, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, वो हमारा जो रूप है, अगर ये हम बनाएंगे तो इसको हम डबल बड़ा आ और बड़ी ई से मिलकर ही ये इसको बनाएंगे। तो आपके ये भी, आपका ये भी सही है और आपका ये भी सही है। दोनों रूपों को आपको यहाँ देखना होगा कि ये दोनों रूप आपके सही है। मैं ये क्वेश्चन आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था आपका। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको वहाँ पर ऑप्शंस इस तरीके के भी दे रखे हो सकते हैं कि आपको ये वाला जो डंडा है ये हमको नहीं दे रखा हो, मतलब ये छोटा आ और ई हो, तो आपको इसको बिल्कुल से घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको इसको नहीं लगाना होगा, आपको यहाँ लगाना होगा। जब ये नहीं दे रखा हो तब आप इसके साथ में जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने टॉपिक पर ही चलते हैं, लौट आइए। अब बात करते हैं हम आखिर में प्लुत और त्रिमात्रिक की। तो फ्रेंड्स हिंदी में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिन्हें प्लुत और त्रिमात्रिक कहें, क्योंकि मात्रा तो एक से अधिक ही हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी जबरदस्ती यहाँ पर एक ये प्लुत और त्रिमात्रिक स्वर यहाँ रख दिया गया। आखिर में ये क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये होता है, ये ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण काल दीर्घ स्वरों से अधिक होता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो फ्रेंड्स आपके जितने भी दीर्घ होते हैं ये आपके प्लुत बन सकते हैं। मतलब आपके ये जो दीर्घ है, ये वाले आपके ये जो 7 दीर्घ दे रखे ये आपके प्लुत हो सकते हैं, लेकिन आपके ह्रस्व ये आपके कभी भी प्लुत नहीं होंगे। तो अगर आपसे कहीं भी पूछ लिया जाए कि क्या दीर्घ हमारे प्लुत हो सकते, तो फ्रेंड्स जी हाँ हो सकते, लेकिन हमारे कभी भी ह्रस्व की बात करें तो ये कभी भी प्लुत नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल से डाउट क्लियर करेगा। अगली हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहीं पे नीचे आ जाते हैं हम। आखिर में अगला हमारा एक नोट है, यहाँ नोट देख लीजिए आप कि हिंदी व्याकरण में लघु स्वर त्रिमात्रिक स्वर नहीं होते। अभी मैंने आपको बताया ह्रस्व स्वर लघु त्रिमात्रिक नहीं होते, लेकिन दीर्घ स्वर आपके प्लुत स्वर बन जाते हैं। तो इस बात को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, जीवा उच्चारण के स्थान पर स्वरों का वर्गीकरण। आखिर में जीवा, अपनी जो जीभ होती है, इसके आधार पे भी स्वरों का कुछ वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि हमने अभी तक उच्चारण स्थान के आधार पर देख लिया है और अब हम बात कर रहे हैं जीवा के आधार पर। जब जीवा के आधार की बात करें तो फ्रेंड्स आपके जीवा के आधार पर भेद होते हैं आपके
तीन भेद आपके कौन कौन से होते हैं, तो इनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ जो तीन भेद दे रखे होंगे वो एक हमारा होता है अग्रस्वर। अग्रस्वर का मतलब है जीवा का अग्रभाग सक्रिय रहता है। जब आप ये वर्ड बोलेंगे अ, ए, ऐ, ई, इनमें आपका आगे का जीवा का आगे का भाग आपका सक्रिय रहता है। और अ जब आप अ बोलेंगे तो न तो इसमें आगे का रहेगा न पीछे का रहेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं मध्य स्वर। ठीक है, अगली बात करें हम इसमें पश्च स्वर की, पश्च स्वर जो होता है इसमें जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है। ठीक है, अगर हम इनकी फ्रेंड्स आपसे ट्रिक की बात करें, अगर हम यहीं पे हम ट्रिक की बात करें तो आपको ट्रिक यहाँ देख लेनी है। जैसे ही आप यहाँ ट्रिक की बात करेंगे तो ट्रिक है आपकी फ्रेंड्स ये कि जैसे ही आप पश्च बोलेंगे तो आपके जो हॉट हैं वो ऑट आपके आगे आ जाएंगे, ऑट आपके आगे आ जाएंगे। ये एक ट्रिक है, ये कोई मानक डेफिनेशन नहीं है। तो आपके जो हॉट हैं वो आगे आ जाएंगे। आप बोलिएगा, जैसे आप बोले अ तो आपका ऑट आगे आएंगे। जैसे आप बोलेंगे अ, ये वाला अ, और ए आई, जैसे आप बोलेंगे ए तो आप देखिए आपका नीचे वाला जो हॉट है वो आपका पीछे जा रहा है। जब पीछे जाएगा तो वो अग्रस्वर, और जो आगे आए वो आपका पश्च स्वर, उल्टा चलता है इसमें। ठीक है, ये तो थी हमारी ट्रिक जिससे आपको याद करने की, बिल्कुल से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं, एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि आखिर में आगत स्वर कौन होते हैं या फिर अंग्रेजी स्वर कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ऐसे स्वर जो अंग्रेजी भाषा से आए हैं उन्हें हम कहते हैं आगत स्वर, जो कि आपका स्वर में हिंदी में आपका एक ही गिना चुना है जिसे हम कहते हैं ओ पढ़ते हैं ओ। ठीक है, चलिए अगला हमारा है ओष्ठ के आधार पर। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से, ओष्ठ मतलब ओष्ठ के आधार पर इनके वर्गीकरण जो होता है वो होते हैं हमारे कितने, दो। कौन कौन से, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, इन्हीं को हम वर्तुलाकार भी कह देते हैं। वृत्ताकार मतलब जिनके पढ़ने में हमारे ओंठों का गोला बन जाए, जैसे कि ऊ ऊ ओ औ, आप पढ़ेंगे तो आपको गोला बनाएगा। आपके ऑप्शन दे रखे होंगे, आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार आपके होते हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अगली बात करें आखिर में हम मुख की आकृति के आधार पर। तो फ्रेंड्स आखिर में कुछ मुख की भी आकृति होती है, इसके आधार पर भी बांटा गया है। तो कैसे बांटा गया है इनको देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपके कुछ होते हैं समृत, कुछ होते हैं अर्धसमृत, कुछ होते हैं विव्रत, कुछ होते हैं अर्धविव्रत। आखिर में ये कौन सी बला है तो हम इनको भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें हम अपने समृत स्वर की, तो समृत स्वर आपके होते हैं, आपके पास 11 ही स्वर आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं से आपकी पूरी स्वर की जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो 11 से बनेंगे। वो जो दो हैं वो उनसे कभी नहीं पूछा जाता, अंग और अंगा से कभी भी नहीं क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, तो आपको भाई बस 11 ही इनके पढ़ने हैं जो आपको पढ़ने हैं, हम बता रहे हैं। समृत स्वर की अगर हम डेफिनेशन और पहचानने की बात करें तो फ्रेंड्स आपके जिसके उच्चारण में मुख की आंतरिक संरचना पूर्णतः गोल हो जाती है। कैसी, अंदर की संरचना, आपके मुंह की संरचना। क्योंकि आपको बताएं कि मुंह की आकृति, जब मुख की आकृति की बात की जाती है तो हमारे अंदर जो मुंह होता है इसकी बात की जा रही है। इसका मतलब है कि हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको हम बाहर से नहीं देख सकते। तो जब महसूस करेंगे तब आप देखेंगे कि जब आप ई बोलते हैं ई, तब आप देखेंगे कि आपका मुंह अंदर से गोल हो रहा है। अंदर से कैसा हो रहा है, गोल। तो आपका इसीलिए आपका ई और उ ये आपके हो जाते हैं समृत स्वर। अगली बात करते हैं हम अर्धसमृत की। तो अर्धसमृत में हमारे आ जाते हैं कि जिनके उच्चारण में मुख की जो आंतरिक संरचना है वो समृत से कम खुले। जैसे आपने ई पढ़ी तो ई पढ़ी तो ई आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके ए ओ जब आप इनको पढ़ते हैं तो आपकी मुख की जो संरचना है वो बिल्कुल से कम ही खुलती है। ये हमारी होती है अर्धसमृत। अगली बात की जाए हमारे विव्रत जो होते हैं। विव्रत का मतलब है कि आपका मुंह, अगर हम एक नई भाषा में कहें तो आपका मुंह एक तरीके से भटिया की तरीके से खुल जाए, तो ये आपका हो जाता है विव्रत स्वर। अगली हम बात करते हैं अर्धविव्रत की। तो आपका जो अर्धविव्रत होता है फ्रेंड्स, इसकी जब हम बात करें तो अर्धविव्रत होता है कि जिसके उच्चारण में आपका जो मानव मुख है इसकी आपको जो विव्रत से कम लेकिन समृत से अधिक खुलता है, इसको हम कहते हैं अर्धविव्रत। जैसे कि ए ओ, इसमें आप देखेंगे ये अंग्रेजी का भी यहाँ स्वर आपको देखने को मिलेगा, ये आपका होता है अर्धविव्रत वाला। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे आज के स्वर से रिलेटेड आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, मतलब आपकी एक थ्योरी वाली क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें प्लीज़ बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो
ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अभी जाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे ही आपके ट्रिक्स से रिलेटेड, आपके सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी से रिलेटेड, आपकी ट्रिक्स से रिलेटेड, आपका मैथ, रीजनिंग कुछ भी होगा, जीके, जीएस, हिंदी, सबको हम यहाँ लेकर आएंगे। तो अभी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अगली वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बहुत जल्दी मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। नए क्या वीडियो में, इसी का हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका। अगर आप हमें इसमें अच्छा सा प्यार देते हैं तो आपको हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलते हैं।